जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हुई, हमारी जो एयर है वो क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। और एयर के सैचुरेट होने के बाद ही कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। मतलब कंडेंसेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होनी चाहिए। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% टू टाइप से हो सकती है। सबसे पहले इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस एयर मास में प्रेजेंट वाटर वेपर अपॉन में ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, मतलब कितनी ह्यूमिडिटी उसमें आ सकती है उस एयर मास में, इसका रेशियो होता है। क्योंकि इसे परसेंटेज में निकालना होता है तो हम 100 का इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 100% करने के लिए दो ऑप्शन है। या तो मैं वाटर प्रेशर जो है उसमें, वाटर वेपर का जो प्रेशर है या वाटर वेपर का जो अमाउंट है उसी को मैं इंक्रीज कर दूं, या तो दूसरी कंडीशन मेरे पास ये है कि मैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को डिक्रीज कर दूं। अगर मैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को भी डिक्रीज करता हूं तो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। अगर मैं वाटर वेपर को बढ़ाता हूं तो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी। अब वाटर वेपर बढ़ाने के लिए मेरे पास क्या जरूरी है कि एवेपोरेशन होना चाहिए। और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही तरीके से मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 100% कर सकता हूँ। ठीक है। अब क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में कि जहां पर ऑलरेडी इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब कि वाटर वेपर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, जैसे हमारा इक्वेटोरियल एरिया। तो यहाँ पे जनरली हमें क्या देखने को मिलता है कि ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, हाई प्रेशर ऑफ वाटर वेपर या फिर हाई अवेबिलिटी ऑफ वाटर वेपर के कारण यहाँ पर क्या हो जाती है, हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत जल्दी क्या हो जाती है, 100% हो जाती है। बट केवल वाटर वेपर के प्रेशर के कारण हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं हो सकती। हमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि जब हमारी एयर मास अपलिफ्ट होती है, एयर मास में हमारा क्या आया, वाटर वेपर का कंटेंट आया, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। और उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण वो सराउंडिंग एयर से क्या हो जाती है, आपकी हल्की हो जाती है। जैसे इसमें वाटर वेपर जुड़ा तो इसका वेट ज्यादा हो गया सराउंडिंग एयर का, और हमारी जो वाटर वेपर वाली जो एयर थी इसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। तो अब ये हमारा जो सरफेस है इससे ऊपर की ओर जाएगी, अपलिफ्ट होगी। तो अपलिफ्ट होने के कारण क्या हमें देखने को मिलेगा कि जैसे-जैसे एयर मास ऊपर की तरफ जाएगा, ये जो हमारा एयर मास है इसको मैं ब्लैक से बना दे रहा हूँ। ये एयर मास जैसे ही जैसे ऊपर जाएगा तो इसके वॉल्यूम में क्या होगा, विस्तार होगा। इसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा और इसका वॉल्यूम बढ़ने के कारण इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए पहले की क्लासेस करना इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूँ नए स्टूडेंट को। तो इसको हम लोग बोलेंगे एडियाबेटिक कूलिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक कूलिंग, जिसमें टेम्परेचर कम हो रहा है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर आपका कम है। तो एयर क्या होती जाएगी, फैलती जाएगी, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जिस कारण से उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। और टेम्परेचर कम होने के साथ साथ आपको मैंने बताया था कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाएगी। और जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाएगी तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। और जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी तो हमारे किसका निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। और ये क्लाउड क्या होते हैं, क्लाउड कुछ नहीं होते। जब भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, मतलब एयर हमारी क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि सैचुरेटेड एयर जो होती है वो फिर से वाटर वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। या तो फ्रीजिंग पॉइंट प्राप्त होगा तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब अगर किसी को समझ में नहीं आया कि टेम्परेचर कम हुआ रिलेट तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कैसे कम हुई, तो टेम्परेचर कम होने के साथ साथ क्या होते हैं कि इंटरमोलिकुलर गैप कम होता है, तो उतनी ज्यादा वाटर वेपर कंटेंट नहीं कर पाती है या कैरी नहीं कर पाती है हमारी एयर मास, जिसके कारण से उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, हमारी सेचुरेट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारी एयर के पास मान लो 400 ग्राम्स क्या थी, वाटर वेपर थी। उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 1000 ग्राम थी। तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% थी। ठीक है। ऊपर गए, टेम्परेचर कम हुआ, तो टेम्परेचर कम होने से हमारी वाटर वेपर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो तो 400 ही रही। बट हमारा टेम्परेचर कम होने के कारण हमारी जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी वो कम हो गई, वो अब कितनी हो गई, 800 हो गई। तो फिर से हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो बढ़ के कितनी हो गई, 50% हो गई। फिर जब
टेम्परेचर और कम हो गया, तो हमारी जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी थी वो और कम हो गई। अब वो 400 हमारी उसमें वाटर वेपर थी और उतनी ही ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बच गई, जिस कारण से रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी क्या हो गई, 100% हो गई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 100% हो गई और क्या बना, हमारे एयर सैचुरेट होने के साथ साथ हमारे क्लाउड बने। अब एक में एक और चीज याद रखना, क्लाउड हमेशा सैचुरेटेड एयर में नहीं बनेंगे। सैचुरेटेड एयर को आपके सॉलिड पार्टिकल्स की भी जरूरत होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। अगर सैचुरेटेड एयर को हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा या कंडेंसेशन नहीं होगा। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सैचुरेटेड जो एयर है हमारी, उसका कंडेंसेशन होने के लिए, उसको वाटर या आइस ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने के लिए ये जरूरी है कि हमें क्या देखने को मिलेगी, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, कोई सॉलिड पार्टिकल, कोई सॉलिड बेस मिलना चाहिए। हम बहुत टाइम कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारी जो एयर है, वो उसका टेम्परेचर तो बहुत कम हो जाता है, वो सैचुरेट भी हो जाती है, बट उसका कंडेंसेशन नहीं हो पाता, उसका संघनन नहीं हो पाता। रीजन सिंपल होता है, हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें सॉलिड पार्टिकल ही नहीं मिल रहा है, हमें हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कभी-कभी देखना कि हमारा स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है या फिर जो हमारा अपर ट्रोपोस्फियर होता है, तो वहाँ पे जब एरोप्लेन्स उड़ रहे होते हैं, तो एरोप्लेन्स के जो विंग्स होते हैं, उसके जो पंखे होते हैं, उनके जो साइड में निकले हुए होते हैं, तो वहाँ पे कई बार कंडेंसेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन्स के जो विंग होते हैं, एरोप्लेन्स के जो हमारे विंग होते हैं, एरोप्लेन्स के विंग हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एक तरीके से बेस प्रोवाइड करते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के जैसे काम करते हैं, जो और ऑलरेडी एयर सैचुरेट है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाती है, इस प्रकार से कंडेंसेशन हो जाती है, जो कि एयरप्लेन से कई बार क्रेश भी हो जाता है इस कारण से। तो ये भी हमें कई बार देखने को मिलता है। या फिर कभी मेटियोर्स आते हैं, मेटियोर से जो डस्ट पार्टिकल आते हैं, उसके ऊपर हमारे क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे इस प्रकार का क्लाउड हमें मीसोस्फीयर में देखने को मिलता है, ठीक है? जिसे हम लोग कौन सा क्लाउड बोलते हैं? नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड बोलते हैं, ठीक है? उसमें मीथेन का भी रूल होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। ये मैंने आपको बताया। अब बेसिकली कंडेंसेशन होता क्या है, ठीक है? बेसिकली कंडेंसेशन होता क्या है? देखो, कंडेंसेशन बहुत सिंपल है। कंडेंसेशन बेसिकली हमारा जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ठीक है? उसका एक पार्ट है, ठीक है? उसका एक हमें क्या देखने को मिलता है? पार्ट देखने को मिलता है। क्या होता है हमारा वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? बहुत सिंपल है। हमारा ओशियन था, ओशियन से इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन होने के बाद इस क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, फिर हमारी क्या हुई, फिर से रेन हुई, रेन से फिर वही वाला जो वाटर था वो कहाँ पर आ गया, हमारे ओशियंस में आ गया, और ये साइकिल हमारा चलता रहा। ये हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। अब इसमें इसके अलग अलग पार्ट है, इवेपोरेशन इसका पार्ट है, वैसे ही कंडेंसेशन भी जो है हमारा वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पार्ट है। इस कंडेंसेशन में होता क्या है, बहुत सिंपल है। हमारे जो गैस होती है, और यहाँ पे गैस मतलब जो वाटर वेपर होती है, ये हमारी जो वाटर वेपर है, वो जब सैचुरेट हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, तो वो किसी एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई पे जाके क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। जैसे इसको हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिल गया, तो वहां पे जाके ये क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, और ये गैस कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वाटर या फिर आइस ड्रॉपलेट्स में। ये जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। अब इसमें याद रखना, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना प्राप्त हो रहा है। टेम्परेचर अगर ड्यू पॉइंट है, विच मीन्स कि टेम्परेचर प्लस में अगर प्राप्त हो रहा है, तो गैस जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगी। बट अगर टेम्परेचर माइनस में प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम लोग फ्रीजिंग या फ्रीज्ड पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ ये टेम्परेचर माइनस में होता है, -1, -2, -3, तो गैस, हमारी जो गैस है, मतलब जो वाटर वेपर है, वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होती, वो हमारे आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है, और हमें हेलस्टॉर्म देखने को मिलता है, स्नोफॉल देखने को मिलता है। जबकि अगर ड्यू पॉइंट पे कंडेंसेशन होता है, तो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हुई देखने को मिलती है, और क्या होती है, हमारी रेनफॉल होती है। अब ये जो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन का सिंपल सा मतलब गैस का वाटर या आइस में कन्वर्ट होना। ये कंडेंसेशन के कई सारे टाइप हो सकते हैं, कंडेंसेशन के कई टाइप सारे फॉर्म हो सकते हैं। कंडेंसेशन कई रूप में हो सकता है, किस किस रूप में हो सकता है? कंडेंसेशन का सबसे जो मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म होता है या टाइप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड, मतलब बादल। तो कंडेंसेशन बादल के रूप में हो सकता है, ठीक है? कंडेंसेशन फॉग के रूप में हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं। तो कोहरे के रूप में भी हमारा क्या हो सकता है, कंडेंसेशन हो सकता है।
कंडेंसेशन हमारा मिस्ट के रूप में भी हो सकता है। जब कोहरा जो है हमारा वो और पतला हो जाता है तो हम उसे मिस्ट या फिर हैज कहते हैं। कंडेंसेशन जो है हमारा वो ड्यू के रूप में भी हो सकता है, मतलब ओस के रूप में भी हो सकता है। कंडेंसेशन जो है हमारा वो किसके रूप में हो सकता है? फ्रॉस्ट के रूप में भी हो सकता है। तो दैट इज ऑल अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन। सभी में कहीं ना कहीं हमारी जो वाटर वेपर है वो वाटर या फिर आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रही है। क्लाउड में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी वाटर ड्रॉपलेट्स भी बनती है और उसके साथ साथ आइस क्रिस्टल भी बनता है। फॉग में हमें क्या देखने को मिलता है? फॉग में हमें आइस ड्रॉपलेट्स सॉरी वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है। मिस्ट में भी हमें क्या देखने को मिलती है? वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है। वैसे ही हमें ड्यू में भी क्या देखने को मिलती है? वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें फ्रॉस्ट भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग पाला बोलते हैं। ये जो फ्रॉस्ट होता है, ये भी टाइप ऑफ कंडेंसेशन, बस इसमें हमारी सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है और आइस बन जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्लाउड की। सबसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन की अब हम बात करने वाले हैं, दैट इज आवर क्लाउड। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्लाउड कैसे बनता है और क्लाउड बनने के साथ साथ कौन कौन से टाइप के हमारे क्लाउड होते हैं। देखो, क्लाउड कैसे बनता है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, इस पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो एयर है, ये वाटर वेपर को गेन करने के बाद, कंटेन करने के बाद, कैरी करने के बाद ऊपर की ओर जाती है। ऊपर में जाने के बाद इसका टेम्परेचर कम होता है, और जब टेम्परेचर इसका इतना कम हो जाता है कि वो ड्यू पॉइंट तक आ जाता है, मतलब ऐसे टेम्परेचर प्राप्त हो जाता है जहाँ पे एयर सेचुरेट हो जाती है ना। ड्यू पॉइंट क्या होता है? बहुत सिंपल, ड्यू पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाए? 100% हो जाए। ठीक है, तो जब ड्यू पॉइंट हमें मिल जाता है तो हमारी जो एयर होती है वो क्या हो जाती है? सेचुरेट हो जाती है। और अगर उसे कोई सॉलिड पार्टिकल मिल जाए तो वो किसका निर्माण वो क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर आइस ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है अपर एटमॉस्फेयर में, है ना। अपर एटमॉस्फेयर में होने वाली ये प्रक्रिया हमें क्लाउड के रिजल्ट के रूप में देखने को मिलती है। मतलब क्लाउड एक कंडेंसेशन का पार्ट है या कंडेंसेशन का एक फॉर्म है। क्लाउड इज अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन जो कि हमें अपर एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है या फिर सरफेस लेवल से थोड़ा ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें मतलब क्लाउड में हमें दो प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती है। इसमें हमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी देखने को मिल सकती है और इसमें हमें आइस क्रिस्टल भी देखने को मिल सकते हैं। अब क्लाउड के भी अलग अलग टाइप होते हैं। 1992 में जो हमारा विश्व मौसम विज्ञान का संगठन है ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उसके द्वारा हमारे क्लाउड्स को जो है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब क्लाउड के भी अलग अलग क्या बताए गए हैं? टाइप्स बताए गए हैं, जो कि हाइट के अकॉर्डिंग होते हैं, है ना, रैन के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलते हैं? क्लाउड हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया क्लाउड क्या होता है। तो क्लाउड इज अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन जो कि एडियाबैटिक कूलिंग या फिर टेम्परेचर के कम होने के कारण जब एयर सेचुरेट होती है तो बनता है, जो लगभग हमें ये सरफेस से ऊपर ही देखने को मिलता है, जो कि लगभग 2 किलोमीटर से लेकर कहाँ तक हमें देखने को मिलता है? 12 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। उससे ऊपर भी कुछ क्लाउड बनते हैं बट वो अपवाद स्वरूप है। ठीक है, ये हमने क्लाउड के बारे में देखा। अब थोड़ी देर शांति से बैठना, शांति से सुनना, मैं सारे क्लाउड जो है वो आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जितने भी क्लाउड है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमने क्लाउड को जो डिवाइड किया है वो किस आधार पे डिवाइड किया है। देखो, क्लाउड को मैंने आपको बताया कि 1932 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया था? डिवाइड कर दिया गया था और उसके 10 उपवर्ग बांटे गए थे। बट ये बांटे कैसे गए? इसको डिवाइड कैसे किया क्लाउड को? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि इसका जो डिवाइडेशन हमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है हाइट के अकॉर्डिंग, ये देखने को मिलता है ऊंचाई के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाती है वैसे वैसे हम क्लाउड को अलग अलग नामों से जानते हैं। वैसे वैसे क्लाउड की ऊंचाई बढ़ने के साथ उसका रंग बदलता जाता है, उसमें वर्षा की मात्रा बदलती जाती है, उसका आकार भी कहीं ना कहीं बदलता जाता है। तो इस हाइट के आधार पे मैं 3 टाइप के क्लाउड डिवाइड करता हूँ या फिर 3 टाइप के क्लाउड हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमें देखने को मिलता है हाई क्लाउड। ठीक है, जो कि इसकी जो हाइट होती है वो लगभग हमें देखने को मिलती है कि अगर अपन देखें तो इसकी हाइट देखने को मिलती है 6 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक। उसके ऊपर भी देखने को मिल सकता है, 12 किलोमीटर के अबो भी जाता है। 13 किलोमीटर हमारी जो हाइट है वो ट्रोपोस्फेयर की है, इसलिए हम 12 किलोमीटर गिनते हैं। अदरवाइज
सीरस क्लाउड आपको पता है कि नेक्रियस क्लाउड के रूप में हमें स्ट्रेटोस्फेयर में भी देखने को मिलता है, तो इससे ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड स्टिक रूल नहीं है कि आपको यहीं तक देखने को मिलेगा। सेकंड चीज जो हमें जाननी है, हमें समझनी है, वो ये है कि दूसरा हमें देखने को मिलता है मीडियम। ठीक है, ये जो मीडियम क्लाउड हमें देखने को मिलते हैं, ये मीडियम हाइट पे देखने को मिलते हैं, जो कि 2 किलोमीटर से लेके हमें 6 किलोमीटर तक देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं लो लेवल क्लाउड। ऐसे क्लाउड जिनकी जो हाइट है वो बिलो 2 किलोमीटर है ना। इस 2 किलोमीटर से भी हमें क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है, उन क्लाउड को हम लो लेवल के क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले आते हैं हाई लेवल के क्लाउड में। अभी केवल इतना याद रखो कि 6 से ऊपर 6 से एबो सॉरी 600 मीटर से ऊपर जो हमें क्लाउड देखने को मिलेंगे, वो हमें क्या देखने को मिलेंगे, हाई लेवल के क्लाउड देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस पे आते हैं हाई लेवल क्लाउड में। बहुत सिंपल सी बात है, ये जो क्लाउड है मैंने आपको बताया कि एबो 6 किलोमीटर मुझे देखने को मिलता है। ठीक है, एबो 6 किलोमीटर मुझे देखने को मिलता है। जब मैं 6 किलोमीटर की लाइन क्रॉस करूंगा तो मुझे ये क्लाउड देखने को मिलेगा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं 6 किलोमीटर की हाइट क्रॉस कर देता हूँ तो और पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो मेरा कम ही होता जा रहा है। तो अगर मैं 6 किलोमीटर के ऊपर चले जाऊंगा तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं 0 डिग्री सेल्सियस से भी क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। मतलब इसके ज्यादा चांस है कि मुझे जो टेम्परेचर देखने को मिले वो नेगेटिव में देखने को मिले। और नेगेटिव में अगर टेम्परेचर देखने को मिलेगा तो मैं इसको बोलूंगा ये ड्यू पॉइंट नहीं है, ये क्या है, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है या फिर फ्रीज्ड पॉइंट है। ठीक है, तो ये फ्रीज्ड पॉइंट प्राप्त होने के कारण, मतलब माइनस में टेम्परेचर प्राप्त होने के कारण, जो हाई क्लाउड्स हमारे होते हैं ये बने हुए होते हैं आइस ड्रॉपलेट से। ठीक है, न कि वाटर ड्रॉपलेट से। ये आइस ड्रॉपलेट से बने हुए मेरे क्लाउड होते हैं। ठीक है, ऐसे क्लाउड जिनका निर्माण उस टेम्परेचर पे हुआ है, या फिर इसका सैचुरेशन, एयर का जो सैचुरेशन है वो उस टेम्परेचर पे हुआ है जहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा था, टेम्परेचर माइनस में देखने को मिल रहा था। रीजन बहुत सिंपल होता है इनका कि हमारे जो क्लाउड होते हैं, जो कुछ दूरी पर जाके वर्षा कर देते हैं, फिर उसमें लेटेंट हीट मिलती है, फिर वो ऊपर चले जाते हैं, तो उनके पास इतनी ज्यादा वाटर वेपर नहीं होती कि वो मीडियम हाइट में जाके कंडेंस हो पाए। है ना, जैसे मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे दो एयर मास है। एक एयर मास है जिसमें 500 ग्राम वाटर वेपर है पर 1000 ग्राम। ठीक है, दूसरी वाटर वेपर है जिसके पास कितनी ग्राम है, केवल 100 ग्राम है पर 1000 ग्राम। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है ना, ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। तो दोनों में से आपको समझ में आएगा कि ए वाली जो एयर मास है ये जल्दी सैचुरेट हो जाएगी। ये जल्दी क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, लगभग 6 किलोमीटर के नीचे ही सैचुरेट हो जाएगी। बट इसे सैचुरेट होने के लिए बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। तो यही वो एयर मास होती है जो 6 किलोमीटर के ऊपर जाके क्या होती है, सैचुरेट होती है, जो कि माइनस टेम्परेचर पे होती है। और माइनस टेम्परेचर पे होने के कारण हाई लेवल के क्लाउड जो है वो फॉर्म करती है, जो कि किससे होते हैं, आइस ड्रॉपलेट से होते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई क्लाउड है, अगर वो आइस ड्रॉपलेट से बना है तो मुझे वो कैसा दिखाई देगा, वो मुझे व्हाइट दिखाई देगा। उसका जो कलर मुझे दिखाई देगा वो व्हाइट दिखाई देगा। तो जितने भी आपको व्हाइट क्लाउड दिखाई देते हैं, जितने भी आपको पंख के जैसे क्लाउड दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे क्लाउड हाइट पे बने हुए आइस क्रिस्टल से बने हुए आपके हाई अल्टीट्यूड के क्लाउड होते हैं, जो कि आइस ड्रॉपलेट से बनते हैं। ठीक है, और इससे किसी प्रकार की वर्षा होती है कि नहीं, ये सबसे बड़ा बात है कि इससे रेन होगी कि नहीं। तो इससे रेन नहीं होगी, न तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में रेन होगी, न तो इसमें आपकी किसके रूप में रेन होगी, आइस के रूप में रेन होगी। अब बात क्यों है, रेन होती क्यों नहीं, बहुत सिंपल है। ये क्लाउड जो है इतनी हाइट पे होता है कि अगर ये कुछ मात्रा में रेन करे भी तो रेन हमें धरातल पे, मतलब सरफेस पे प्राप्त नहीं होती। सरफेस से आने के पहले जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस ड्रॉपलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर में मूवमेंट कर रही होगी, एटमॉस्फेयर में तेजी से नीचे आ रही होगी, तो जैसे जैसे नीचे आएगी एयर एयर डेंसिटी बढ़ती जाएगी, हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो उस कारण से हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। और ये फ्रिक्शन से फर्दर क्या हो जाते हैं, आपके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और ये फिर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर चले जाते हैं, फिर से वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर चले जाते हैं। और इनका जो आकार होता है, मतलब आइस ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स का, वो इतना बड़ा भी नहीं होता कि वो फ्रिक्शन से बचने के बावजूद भी धरातल पे आ जाए। उसका रीजन मैंने आपको कल एक और चीज बताई थी कि वाटर वेपर होना जरूरी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होना जरूरी है, बट उससे ज्यादा जरूरी क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर का प्रेशर भी होना चाहिए।
कि आपका सप्लाई ऑफ वाटर वेपर भी तो होना चाहिए। सप्लाई ऑफ वाटर वेपर मिलती जाएगी तो आपके क्लाउड बनते रहेगा, बनते रहेगा, बनते रहेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बड़ी होती रहेगी। बट यहाँ पे सप्लाई ऑफ वाटर वेपर नहीं है, मतलब इतने ऊपर है ये क्लाउड कि वहां पे सप्लाई ऑफ वाटर वेपर देखने को नहीं मिलती। यहाँ से नीचे से इवेपोरेशन होके वाटर वेपर उतने ऊपर तक जाती नहीं है, तो इस कारण से सप्लाई ऑफ वाटर वेपर भी कम होती है। नीचे आते तक फ्रिक्शन के कारण फिर से ये क्या हो जाती है, वाटर वेपर जो है वो वाटर का वेपोराइजेशन हो जाता है। इस कारण से हमें इस क्लाउड से, हाई क्लाउड से किसी प्रकार की रेनफॉल देखने को नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं कि ये क्लाउड कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहली चीज याद रखना, जो हाई लेवल के क्लाउड होते हैं इनको हम सीरस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरस बोलते हैं। सीरस का अर्थ होता है पक्षाभ। बट बेसिकली जो सीरस वर्ड है ये हाइट को ही डिनोट करता है। सीरस जो होता है वो किसको दिखाता है, हाइट को दिखाता है। ठीक है, जब भी सीरस वर्ड जुड़ जाए तो मत समझ जाना ये किसको दिखा रहा है, आपके हाइट को दिखा रहा है। तो ये क्लाउड कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सीरस। ठीक है, दूसरा होता है सीरो क्यूमुलस। ठीक है, क्या होता है दूसरा, सीरो क्यूमुलस होता है। ठीक है, दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा, सीरो क्यूमुलस देखने को मिलेगा। ये क्लाउड क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद हमको देखने को मिलेगा सीरो स्ट्रेटस। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, सीरो स्ट्रेटस देखने को मिलेगा। अब देखो सीरो तो समझ में आ गया कि सर यहाँ पे भी जीरो लगा है, ये भी हाइट को दिखा रहा है, ये यहाँ पे भी जीरो लगा, ये भी हाइट को दिखा रहा है, ये यहाँ पे भी जीरो लगा, ये भी हाइट को दिखा रहा है। ठीक है, बट ये क्यूमुलस और स्टेटस का क्या मतलब है। देखो बहुत सिंपल है, जहां पर भी क्यूमुलस आ जाए, क्यूमुलस का मतलब होता है कपासी, क्यूमुलस का मतलब होता है कपासी। कभी अगर आपने कपास का यूज देखा होगा कि हमारे जो ठंड में बनने वाले जो कपड़े होते हैं उसमें यूज होता है, रजाइयों में यूज होता है। तो जब इससे रजाइयाँ बनाई जाती है तो कपास को कुछ इस प्रकार से रखा जाता है, ग्लोबुलर मास जैसे। कपास को पहले निकाला जाता है, उसकी सफाई की जाती है, फिर उसे पहले क्या किया जाता है, खोल कर इस प्रकार से रखा जाता है, तो वो कपास कुछ इस प्रकार से दिखता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के ग्लोबुलर मास टाइप, भेड़ की पीठ टाइप, उठे हुए, फ्लैट बेस, बेस कैसा है, फ्लैट है, बट उठे हुए हैं, ग्लोबुलर मास जैसे हैं, इस टाइप के क्लाउड को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस, हिंदी में बोलते हैं कपासी। ठीक है, स्ट्रेटस क्या होता है, स्ट्रेटस नाम से ही क्लियर है, स्तरीय बादल है। मतलब कुछ इस प्रकार से स्तर हमें देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रेटस ऐसा क्लाउड होता है जो कि अलग अलग इसमें क्या पाए जाते हैं, स्तर पाए जाते हैं। और नीचे के क्लाउड, सॉरी, नीचे के क्लाउड ऊपर आने से और ऊपर के क्लाउड के नीचे आने से इस प्रकार का क्लाउड निर्मित होता है, जो कि पतला होता है, थिन होता है, और अलग अलग लेयर्स में आपका देखने को मिलता है। तो जो चादर टाइप का क्लाउड हमें देखने को मिलता है, सीट टाइप का क्लाउड देखने को मिलता है, जो कुछ कुछ इस प्रकार से है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस टाइप के क्लाउड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटस बोलते हैं। और स्ट्रेटस का मतलब होता है स्तरी। ठीक है, तो क्यूमुलस और स्ट्रेटस अपनी खुद की विशेषताएं कुछ नहीं दिखाते, ये दोनों ही विशेषताएं इनकी है, बस दिखने में, आकार में हम लोग या फिर हमारा जो शेप है उसके अकॉर्डिंग हम क्यूमुलस और स्ट्रेटस को दिखाते हैं। इसके अलावा इनकी खुद की कोई विशेषताएं नहीं होती। ये अलग अलग टाइप के क्लाउड से मिलकर अपनी विशेषताएं दिखाते हैं, आगे मैं आपको बताते जाऊंगा। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हुई होगी। सीरो मतलब जहां भी सीरो हो जाए, जहां भी सीरस आ जाए, उसका मतलब हाइट है। पक्षाम बादल को दिखा रहा है, वाइट दिखाई देंगे। क्यूमुलस और स्ट्रेटस अगर उसके साथ जुड़ जाएंगे, इसका मतलब शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्लाउड की, इसका मतलब है आपका सीरस क्लाउड। ठीक है, जिसका क्या मीन है, सीरस क्लाउड। सीरस क्लाउड आपका क्या होता है, ठीक है, सीरस क्लाउड आपका क्या होता है। सबसे पहली चीज, सीरस ऐसा क्लाउड है जो सबसे हाइट पे हमें देखने को मिलता है। अराउंड 10 से लेकर 12 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। देखो ये आपको बता दूं, यहाँ पे मेरा जो, जब मैं सर्कल करता हूँ तो ये मिट जाता है कई बार, है ना, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना ये क्या है। कभी ये 10 एक जैसे आपको दिख सकता है, 100 एक जैसे दिख सकता है। वर्ड पे ध्यान देना। 10 से लेकर 12 किलोमीटर की हाइट तक ये आपको देखने को मिलेगा। 10 से लेके 12 किलोमीटर की हाइट तक देखने को मिलेगा, सबसे हाइट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो क्लाउड होता है ये एकदम व्हाइट कलर का दिखाई देता है, एकदम व्हाइट, एकदम व्हाइट, सबसे फाइबर लुक दिखता है, बहुत सुंदर क्लाउड होता है, एकदम व्हाइटिश हमें दिखाई देता है। ठीक है, और जब भी ये क्लाउड हमें हमारे एटमॉस्फेयर में दिख जाए, जब भी ये क्लाउड हमें हमारे एटमॉस्फेयर में दिख जाए, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि स्काई एकदम साफ है, क्लियर स्काई।
उसके साथ-साथ ये क्लाउड जैसे ही दिख जाए, मैंने आपको बताया व्हाइट क्लाउड है, बहुत हाइट पे देखने को मिलता है, किसी प्रकार की रेन नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि साफ मौसम रहने वाला है, रेन नहीं होने वाली, ठीक है? दूसरी चीज़, ये सबसे हाइट पे मिलने वाला क्लाउड होता है। अराउंड ये हमें ट्रोपोस्फियर की हाइट देखने को मिली। यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से क्लाउड बनता है। व्हाइट व्हाइट होता है इस प्रकार से। अब इसका कोई अपना शेप नहीं होता, केवल ये व्हाइट होता है। इसका कोई अपना शेप नहीं है। पर ये कभी-कभी ऊपर भी चला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर के। तो स्ट्रेटोस्फेयर में एक चलती है स्ट्रेटोस्फेरिक वेस्टर्ली। स्ट्रेटोस्फेयर में वेस्ट टू ईस्ट चलती है स्ट्रेटोस्फेरिक वेस्टर्ली। इट इज नॉट जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम से थोड़ा अलग फिनोमिना है। हालांकि जेट स्ट्रीम भी स्ट्रेटोस्फेयर तक जाती है, क्योंकि उसके भी ट्रफ और क्रस्ट होते हैं, तो वो भी जाती है। बट इसका फिनोमिना थोड़ा अलग है। ये मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटोस्फेयर में वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होता, पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होता है। वही ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है जो वेस्ट टू ईस्ट हमें चलते हुए देखने को मिलता है। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ये वेस्टर्ली क्या करती है, जो क्लाउड है, इस क्लाउड को कुछ अपने साथ लेकर जाती है। ये अगर इस तरीके से चलेगी तो अपने साथ लेकर जाएगी, इस प्रकार से ड्रैग करेगी, किस साइड में? ईस्ट साइड में। तो ये जो क्लाउड होता है कुछ इस प्रकार का लुक देता है, कुछ ऐसा भागते हुए लुक देता है, ऐसा तंतु के जैसे लुक देता है। ऐसा लगता है जैसे कि घोड़े की पूंछ है जो एक साइड निकली हुई है। ठीक है, तंतु के जैसे दिखाई देता है कि एक साइड निकली हुई है, हॉर्स की टेल जैसे दिखाई देता है कि एक साइड निकला है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेरिक वेस्टर्ली इसको क्या करती है? ड्रैग करती है, अपने तरफ इधर खींचती है इस प्रकार से। तो ऐसा ड्रैग टाइप ये दिखाई देता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? हॉर्स की टेल जैसे दिखाई देता है, पूंछ जैसे दिखाई देता है, तंतु के जैसे दिखाई देता है, एकदम फाइब्रस लुक देता है। ऐसा लगता है कि किसी ने कपास को पकड़ के दोनों साइड से खींच रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये लुक हमें देता है। कभी कभी स्ट्रेटोस्फेरिक वेस्टर्ली इसे अपने साथ ड्रैग करके लेकर भी जाती है, तो कभी कभी ये हमें क्या देखने को मिलता है? मूविंग भी दिखाई देता है। ये हमें मूव करते हुए भी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? कभी कभी मूव भी करता है, अदरवाइज इसका मूवमेंट लो ही होता है। सेकेंड चीज, कभी कभी मैंने आपको बताया, कभी-कभी क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि ये कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, ऐसा मान लो ये बना हुआ है, ठीक है? ऐसा क्लाउड ये बना हुआ है। तो इस पे आपकी सनरेज़ आएगी ऊपर से, सनरेज़ इस प्रकार से आएगी और सनरेज़ आने के कारण, अब ये किससे बना है? आइस से बना है, ये भी आइस से बना है, ये भी आइस से बना है। तो आइस से बना होने के कारण यहाँ पे जब सनरेज़ आएगी, आइस पे टकराएगी, तो वो आइस चमकेगा, वो मोतियों के जैसे चमकेगा। और मैंने आपको बताया कि इसकी जो हाइट है वो ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर तक पाई जाती है। तो इसका जो अपर पार्ट है जनरली, नॉट एवरी टाइम, बट जनरली हमें स्ट्रेटोस्फेयर में दिखाई देता है इसका अपर पार्ट। इसीलिए इसका जो अपर पार्ट है वो सनरेज पे पड़ने पे चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, बहुत चमकदार दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे मोतियां चमक रहे हैं, क्योंकि आइस से बना है। आइस पे अगर आइस के जो कैप्स है उस पे अगर हमारी सनरेज आके गिरेगी तो बड़ा मस्त दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे कि मोतियां हैं, मोतियां चमक रही है। तो इस कारण से इस क्लाउड को स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, इस कारण से इस क्लाउड को स्ट्रेटोस्फेयर में क्या बोला जाता है? मदर ऑफ पर्ल क्लाउड बोला जाता है। ठीक है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड बोला जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। या दूसरे वर्ड में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेक्रियस क्लाउड बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। कहाँ पे बताया है? फर्स्ट क्लास में बताया है। ठीक है, तो ये मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड आपका सीरस क्लाउड ही होता है। सेकेंड चीज, एक और चीज जो मुझे बतानी है वो ये है कि हमारे जो चक्रवात होते हैं, हमारे जो साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन के आने के बहुत पहले ये हमें दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि साइक्लोन आने वाला है। बट जनरली ये एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को दिखाता है, ये बताता है कि हमारा एटमॉस्फेयर स्टेबल है। ठीक है, इतनी बातें थी। सीरस में सबसे पहली चीज आइस से बना है, सबसे हाइट पे है, आइस से बना है, रेन नहीं होगी, व्हाइट दिखाई देगा, स्ट्रेटोस्फेरिक वेस्टर्ली के कारण फाइब्रस लुक देगा, ऊपर आपके आइस क्रिस्टल पे आपकी सनरेज आ रही है, तो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है, इसका एकदम क्लियर होगा, स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन को दिखाता है। और सेकंड चीज, ये जो क्लाउड होता है कभी कभी साइक्लोन के आने के बहुत पहले दिखाई देता है, तुरंत पहले नहीं, बहुत पहले दिखाई देता है, क्योंकि साइक्लोन हमारे क्या होते हैं, पूरे के पूरे एटमॉस्फेरिक सिस्टम को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो साइक्लोन आने के पहले अपर एटमॉस्फेयर में कभी कभी हमें ये मूव करता दिखाई देता है। अगर इसकी मूवमेंट दिखाई दे हमें, अगर ये मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, साइक्लोन आ सकता है, और स्पेशली टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, चलो अब हम लोग सीरस से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शीरो क्यूमुलस। ठीक है, सो तो नहीं गए ना आप लोग? नो सर। नो सर। नो सर। सीरो क्यूमुलस की बात करते हैं। देखो, सीरो क्यूमुलस में बहुत सिंपल, कुछ करना ही नहीं है।
सीरो का मतलब हाई लेवल क्लाउड, क्यूमुलस का मतलब कपास जैसा। तो ऐसा क्लाउड जो हाइट में भी रहे, जो कपास जैसा भी दिखाई दे, और उसके साथ साथ कपास जैसा भी दिखाई दे, और उसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिले कि ये भी थोड़ा ना मैकरेल स्कार टाइप दिखाई देता है, ऐसा फैलता है। और इसका भी देखो, ये इसका भी अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसमें भी ऊपर इसका तो ज्यादा ग्लोबुलर मास है, इसका तो ऊपर ज्यादा आइस क्रिस्टल बनता है यहाँ पे, तो ये तो और चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी थोड़ा चमकदार दिखाई देता है, बट इसकी हाइट सीरोस से कम है, सीरस से कम है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर तक नहीं जाता, जनरली ये ट्रोपोस्फेयर में ही रहता है। इस कारण से इसको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड नहीं कहते, इसीलिए इसको आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलने वाला क्लाउड नहीं कहते। ठीक है। ये रुई के समान दिखता है, ऐसा लगता है जैसे कपास है, ग्लोबुलर मास से फैला हुआ है, बस इसके अलावा और कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। ये क्लाउड ट्रांजिशन जरूर होता है, ट्रांजिशनल क्लाउड जरूर होता है। ये ट्रांजिशनल क्लाउड मतलब कि जीरो और आपके स्टेटस के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो एक प्रकार का ये कैसा क्लाउड है, ट्रांजिशनल क्लाउड है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ट्रांजिशनल क्लाउड है। इसके अलावा इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, ग्लोबुलर दिखाई देता है, बस याद रखना, गोलाकार दिखाई देता है, बस इतना याद रखना। और रेन रिवेन करता नहीं, सारी चीजें सेम है, मैं सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ। आइस से बना रहेगा, रेन नहीं करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे बनेगा, ये सब चीजें हाई क्लाउड में बता दिया हूं, इसलिए मैं इसको फिर से यहाँ पे नहीं बता रहा, क्योंकि सिंपल रखना है हमको, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करनी। थर्ड क्लाउड है सीरो स्टेटस। जब भी स्ट्रेटस जुड़ जाए, मैंने आपको बताया कि क्लाउड अपर एटमॉस्फेयर में तो बनेगा, उसके साथ साथ कैसा बनेगा, इस प्रकार से। अब ये बहुत थिन क्लाउड होता है, बट इसमें लेयरिंग बहुत ज्यादा होती है, जो कि इसकी जो एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो थिकनेस है उसको बढ़ाती है, अदरवाइज ये बहुत थिन होता है। दूसरी चीज, ये एरिया बहुत कवर करता है, ऐसा लगता है जैसे सफेद चादर है, व्हाइट सीट टाइप ये दिखाई देता है, और बहुत एरिया कवर करता है। कई बार आप देखते होंगे कि ऊपर हल्का हल्का नीला आकाश दिखाई दे रहा है और व्हाइट चादर बिछी हुई है, तो वो ये सीरो स्टेटस ही होता है, व्हाइट क्लाउड एकदम। और जब भी ये क्लाउड एटमॉस्फेयर में बनता है, तो मैंने आपको बताया कि पूरे हमारे स्काई को कवर कर लेता है, इस कारण से सन को भी कवर कर लेगा। और जब ये सन को कवर करेगा तो पूरी रोशनी तो छोड़ नहीं सकता, उसका हालो इफेक्ट दिखाता है। हालो इफेक्ट का मतलब ये है कि पूरा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे हालो इफेक्ट क्या होता है। पूरा सन तो ढक लेगा, बट उसके आसपास इसकी क्या देखने को मिलेगी, कुछ व्हाइटनेस देखने को मिलेगी, इस प्रकार से। उसको हम लोग बोलते हैं हालो इफेक्ट। जैसे जब गॉड को दिखाया जाता है, किसी भी गॉड को दिखाया जाता है, तो उसके पीछे एक चक्र बना दिया जाता है, ऐसा प्रकाश दिखाया जाता है, तो वही हालो इफेक्ट है। ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये पूरे एटमॉस्फेयर को इसने ढक लिया है, पूरे स्काई को सॉरी ढक लिया है। और दूसरी चीज मैंने बताया कि बहुत थीन भी नहीं है, ये बहुत मोटी चादर नहीं है, बहुत थीन है। तो इतना भी मोटा नहीं है कि आप पूरे के पूरे सन को ही ढक ले। अगर ब्लैक क्लाउड बनेंगे, अभी अपन देखेंगे कि जब निम्बो स्टेटस बनता है, जब क्यूमुलो निम्बस बनता है, पूरा का पूरा सन ही ढक लेता है, बट ये हालो इफेक्ट दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा ना तो सन को ढक पा रहा है, ना तो पूरी सनरेज को आने दे रहा है, तो इसलिए हालो इफेक्ट दिखाता है। ठीक है। सेकेंड चीज, ये ऐसा क्लाउड होता है, अगर ये आपको मूव करते दिख जाए बहुत तेजी से, है ना, इसकी हाइट कितनी होती है, 6 to 8 किलोमीटर होती है। इसकी हाइट कितनी होती है, 8 to 10 किलोमीटर होती है, अराउंड। अराउंड है ये ना, इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर ये मूव करता दिख जाए, बहुत तेजी से मूव करता दिख जाए, तो समझ जाना साइक्लोन आने वाला है। और साइक्लोन भी स्पेशली कौन सा, टेम्परेट साइक्लोन। वैसे तो ट्रॉपिकल भी बोल सकते हो, बट टेम्परेट साइक्लोन आने वाला है, फ्रंट आने वाला है। इसको ये बहुत अच्छे से दिखाता है सीरो स्टेटस क्लाउड। सीरो स्टेटस क्लाउड जो है आपके, आपको अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था वार्म फ्रंट में ऊपर बनते हैं। ठीक है। ये वही क्लाउड है आपकी, कौन से, सीरो स्टेटस क्लाउड। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। इसके बाद एक चीज और याद रख सकते हैं इसमें, जो कि थोड़ी याद रखने लायक है, वो ये है कि जब हमारे नीचे के क्लाउड ऊपर आते हैं और सीरस क्लाउड ज्यादा भार के कारण कभी कभी अगर नीचे आते हैं, तो उसके मिलने से भी ये बनता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है। इस प्रकार से आपका बनता है, तो आप लोग इसको याद रखना। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे जो हाई क्लाउड है वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब यहाँ पे हमारे हाई क्लाउड समाप्त हुए। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। अब दूसरा जो मैंने आपको क्लाउड बताया था, वो बताया थे मीडियम।
मतलब ना तो बहुत ऊपर है ना तो बहुत नीचे है। मीडियम जो क्लाउड होता है या फिर जो बहुत बड़ा भी नहीं होता, बहुत छोटा भी नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टो। अल्टो बेसिकली लैटिन भाषा का शब्द है। अल्टो का मतलब ही होता है ऐसा क्लाउड जो कि मीडियम है। अल्टो का मतलब जैसे अल्टो कार भी आई थी तो वो भी ना तो ज्यादा बड़ी थी ना तो ज्यादा छोटी थी, इसलिए लोगों ने लिया नहीं। ठीक है, बट वो थी अच्छी। तो अल्टो का मतलब होता है मीडियम, मध्यम। मतलब ना तो बहुत छोटा है ना तो ज्यादा बड़ा है, अल्टो मतलब मीडियम टाइप का क्लाउड। तो हाइट के अकॉर्डिंग ये मीडियम हाइट पे होते हैं, इसको हम लोग अल्टो बोलते हैं। तो जहां भी अल्टो लग जाए, सिंपल समझ जाना ये मीडियम लेवल के क्लाउड है, ना तो ज्यादा हाइट पे मिलेंगे ना तो कम हाइट पे मिलेंगे। ये आपको देखने को मिलेंगे 2 से लेकर 6 किलोमीटर तक। ठीक है। अब मीडियम हाइट पे बनेंगे इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों चीजें हमको देखने को मिलेगी, इसमें आइस क्रिस्टल भी हमें देखने को मिलेगा, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी देखने को मिलेगी। तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी है और आइस क्रिस्टल भी, इसमें दोनों ही चीजें हमें देखने को मिलेगी। इस कारण से ये जो क्लाउड होता है ये छोटी मोटी रेन भी करता है। कभी कभी ये क्या कर सकता है, रेन कर सकता है छोटी मोटी। अगर रेन ना भी करे तो ये ड्रिजलिंग कर सकता है, ड्रिजलिंग कर सकता है। इसमें हमें ड्रिजलिंग देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज अब बात आती है हाइट कलर की, कि कलर कैसा दिखाई देगा। अगर कोई भी क्लाउड आपका आइस से बना है, वाटर ड्रॉपलेट से बना है, तो उसका कलर कैसा होगा? उसका कलर हमें थोड़ा ब्राउनिश देखने को मिलेगा, ब्राउन देखने को मिलेगा, ग्रे देखने को मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि व्हाइट टू ब्लैक, मतलब इसका कलर हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्राउन से लेकर ग्रे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मीडियम लेवल का क्लाउड हमें देखने को मिलेगा। अब इससे दो टाइप के हमें क्या देखने को मिलेंगे क्लाउड से, मतलब 2 टाइप की इसके और फर्दर टाइप हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें अपने को कुछ नहीं करना, जहां भी अल्टो आ गया तो इतना तो हम समझ गए कि ये मध्यम लेवल का क्लाउड है। ठीक है। 9 बजने के बाद मुझे दूसरा डिस्कशन ज्वाइन करना होता है, तो हम इसको 7 o'clock पे करने वाले थे, बट पता नहीं कैसे 8 o'clock हो गया। और कुछ बच्चों के कमेंट देख के मैंने इसको 8 o'clock किया था, बट दिक्कत ये हुई कि वो खुद ही अभी ज्वाइन नहीं करते। चलो, अल्टो के साथ हमको, अल्टो तो रहेगा, अल्टो का मतलब मीडियम। अब देखो वहां पे हमने सीरो के साथ क्या जोड़ा था, क्यूमुलस और स्टेटस। यहाँ पर हम अल्टो के साथ क्या जोड़ेंगे, सीरस अल्टो के साथ क्या जोड़ेंगे, स्टेटस जोड़ेंगे और क्यूमुलस जोड़ेंगे। तो जोड़ देते हैं। इधर हमने जोड़ दिया क्या, अपना स्टेटस, और इधर क्या जोड़ दिया, क्यूमुलस। बन गया क्लाउड, बस बात खत्म। अल्टो का मतलब छोटा, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट टू ब्लैक कलर, छोटी छोटी बूंदाबांदी, बस इतनी सी बात। वर्षा की थोड़ी बहुत संभावना है। ग्लोबुलर मास अगर उसमें जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, अल्ट्रो क्यूमुलस। अगर उसमें स्टेटस टाइप का जोड़ दिया, मतलब ऐसा क्लाउड जोड़ दिया जो कि आपका क्या है, थोड़ा सा थीन है और लेयर में देखने को मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अल्ट्रो स्टेटस। इस प्रकार का, बस इतना ही, बात खत्म। अब दोनों को अलग अलग देख लेते हैं, बट क्लियर कॉन्सेप्ट जोड़ो, इसको मैथ्स टाइप पढ़ो थोड़ा, इसको ऐसा रटो मत, एकदम क्लियर माइंड रखो। अल्टो जैसे आया मध्यम, क्लाउड ग्रे कलर, वर्षा थोड़ी मोड़ी, स्टेटस जुड़ गया लंबा सा थीम, क्यूमुलस जुड़ गया ग्लोबुलर, बात खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अल्टो स्टेटस। जैसे ही अल्टो स्टेटस की हम लोग बात करते हैं, तो अल्टो स्टेटस बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा क्लाउड होता है जो कि 4 से 6 किलोमीटर तक की हाइट में बनेगा। इससे रेनफॉल जो है, स्पेशली जो रेन है, ये कभी कभी रेन कर देता है। ग्रे कलर का ये होता है, सारे तरीके वही रहेंगे, ग्रे कलर का ये होता है, और कभी कभी ये थोड़ा बहुत रेन कर सकता है। तो रेन की संभावनाएं कम होती है, थोड़ा बहुत ही कभी कभी रेन कर सकता है। दोनों ही के साथ भी यही मतलब प्रक्रियाएं हैं। सेकेंड चीज, ये चूंकि स्टेटस है, तो स्टेटस क्लाउड कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि क्या बना रहा है, ये भी हालो इफेक्ट दिखा रहा है। बट ये हालो इफेक्ट नहीं दिखाता, ये थोड़ा नीचे रहता है, तो ये हालो इफेक्ट नहीं दिखाता, बल्कि ये सूरज और जो हमारा चंद्रमा है उनको ढक लेता है। अब इसका रीजन मैं आपको बता रहा कि ये हालो इफेक्ट क्यों नहीं दिखाता। देखो, हमारा जो स्टेटस क्लाउड था, सीरो स्टेटस, वो व्हाइट कलर का था, वो आइस से बना हुआ था, और सेकेंड चीज वो और ज्यादा थिन था। अब मीडियम जो क्लाउड बन रहे हैं अल्ट्रो स्टेटस, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें वाटर कंटेंट ज्यादा देखने को मिल रहा है, थोड़ा ग्रेस देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रांस मतलब आने नहीं देगा, और जो हमारी सनरेज होगी उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा। ठीक है, जिस कारण से हालो इफेक्ट नहीं दिखाएगा, सन को ढक ही लेगा। ठीक है, तो ये हालो इफेक्ट नहीं दिखाता, बट कभी कभी बोला जाता है कि हालो इफेक्ट दिखाता है, बट वो ऐसा
मिथ है या इस तरीके से दिखाता है कि हालो इफेक्ट दिखा रहा है, बट नहीं दिखाता, ठीक है। तो ये है। कभी कभी इसका जो कलर है वो ब्लू से लेकर ग्रे तक का भी आपको दिखाई दे सकता है। रेन मैंने बता दिया थोड़ी बहुत कर सकता है। स्पेशली ये ड्रीजलिंग करता है ज्यादा से ज्यादा, रेन करने की बहुत संभावनाएं नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रो क्यूमुलस, जैसे ही हमने सर एक अल्ट्रो के साथ डाउट है। क्यूमुलस जोड़ा। देखो, डाउट को अभी थोड़ी देर रोक दो। ओके सर। अल्ट्रो क्यूमुलस है। अल्ट्रो क्यूमुलस क्या होता है? बहुत सिंपल, वही अल्टो जब हमने जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया मीडियम क्लाउड, ठीक है। क्यूमुलस का मतलब ग्लोबुलर मास, इस प्रकार का। स्टेटस में क्या था? मीडियम हाइट और इस प्रकार का। क्यूमुलस का क्या है? ग्लोबुलर मास है। तो ये जो ग्लोबुलर मास वाला जो है हमें देखने को मिलेगा, इसमें भी वर्षा की संभावनाएं होगी, कभी कभी हमें देखने को मिलेगी। ये हॉग बैक टाइप हमें दिखाई देता है। जैसे हमारी भेड़ होती है उसकी ये पीठ टाइप दिखाई देता है, ठीक है। स्पेशली ये कब दिखाई देता है? कि अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है और अगर ये कुछ इस प्रकार से एयर मूव हो रही है और एक क्लाउड अगर इस प्रकार से बने, तो ये हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इस प्रकार की स्थलाकृति भी हम लोग पढ़ते हैं आइस में, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। तो ये हॉग बैक टाइप दिखाई देता है, जो भेड़ की जो पीठ होती है उसके टाइप ये दिखाई देता है। और इसके अलावा रैन इसमें कभी कभी हो सकती है, बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ये भी क्या करेगा? आपकी ड्रिजलिंग करेगा। यहाँ पे हमारे मीडियम लेवल के जो क्लाउड है वो क्या होते हैं? एंड होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं निचले लेवल के क्लाउड की, मतलब हमारा लो लेवल क्लाउड की, ठीक है।